सो वंस अगेन हेलो एंड वेलकम। शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 2 में आगे के डिस्कशन की। लास्ट क्लास तक हमने थ्योरी की सारी चीज़ें पढ़ ली थी और थ्योरी में मुझे इक्विपोटेंशियल सरफेस बताना बाकी है कि नहीं, और अपन को क्वेश्चंस करना बाकी है, तो अपन दोनों ही बात करेंगे। शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको देख लेनी चाहिए इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो थ्योरी भी पूरी समाप्त हो जाएगी। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब है, देखिए जैसे कि इसका नाम है इक्वी। इक्वी मतलब इक्वल, पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल। ऐसी सरफेस जहां पर पोटेंशियल इक्वल रहता है उसे इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। इतना सिंपल डेफिनेशन है, क्या आप लोग याद रख पाएंगे? ठीक है। अब समस्या ये है कि हम इक्विपोटेंशियल सरफेस पता कैसे करें। कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस किसी भी चार्ज सिस्टम के लिए हम कैसे पता कर सकते हैं? श्रेया आई है। हाँ, तुम कुछ पूछना चाह रही थी कल, तुमने कुछ मैसेज किया था ना। अब बताओ क्या पूछना चाह रही थी। इसके अलावा तो कुछ नहीं था ना? अच्छा, तो वो पूछ लेना। ठीक है। पॉइंट ये था कि मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। लिखना बंद करो, सिर्फ समझो। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, मुझे ये पता करना है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पोटेंशियल होगा वो इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनेगी। तो मैं यहाँ पर ना कुछ कुछ बातें तो मैं मैथ से समझाने की कोशिश करता हूँ, कोशिश ही कर सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ रखा था, ई होता है माइनस डी वी बाई डी आर, अगर एक ही डायमेंशन में वेरिएशन है पोटेंशियल का, है ना। तो यहाँ से हमने निकाला था डी वी बराबर माइनस ई डॉट डी आर वैक्टर, है ना। इसका इंटीग्रेशन था और इसको सिंपल शब्दों में बोल दिया था डेल्टा वी बराबर माइनस ई या इंटू डी आर इंटू कॉस थीटा। सही बात है। इफ एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डी आर वैक्टर इज 90 डिग्री, तो मेरा ऐसा मानना है कि जो डेल्टा वी है वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है? जीरो। इसका मतलब वी फाइनल, या दो पॉइंट ले लो अगर फाइनल माइनस इनिशियल नहीं बोलना चाह रहे, तो वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब वी और वी भी एक दूसरे के बराबर हुए। तो मेरे को एक चीज समझ में आ रही है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस निकालने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड और इस पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाए, या फिर आप जब इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल करें, तो आपको कभी भी पोटेंशियल में कोई भी चेंज मिलने वाला नहीं है। आप कोई भी दो पॉइंट उठाएंगे, उन दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल हमेशा कैसा रहेगा बच्चा? सेम रहेगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम? तो अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर इस वाली जगह जाऊं, तो इसके हर एक पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे चला जाऊं, हर एक पॉइंट का पोटेंशियल कितना रहेगा? सेम। तो जैसे ये वी ए है, वी बी है, वी सी, इस पॉइंट को वी सी बोल दूं, इस पॉइंट को वी, कोई भी पॉइंट ले लो, तो मैं सिंपल आंख बंद करके बोल सकता हूं कि वी ए बराबर वी बी बराबर वी सी बराबर वी डी। हाँ या ना? मैंने एक लाइन और यहाँ ड्रॉ करी है, मैं भी समझा रहा हूँ, ये लाइन्स नहीं है, अभी और डिटेल में समझाते हैं। अगर मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी और यहाँ पर एक पॉइंट मैंने ले लिया, इसको मैंने बोल दिया वी एम, ठीक है। तो क्या, या इसका नाम मैंने वी एन दे दिया, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि वी ए इज इक्वल टू वी एम? हाँ या ना? नो। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल, बहुत बढ़िया, ये याद रखना है। तो जब ये, क्या पोटेंशियल, इक्वी पोटेंशियल सरफेस का पोटेंशियल क्या आपस में इक्वल होता है? तो उसका आंसर है नो, आपस में इक्वल नहीं होता। मतलब इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं कि वी ए इज ग्रेटर देन वी एम। सही बात है, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल डिक्रीज होता है। इंटरेस्टिंग गेम ये है कि अब मैं इन सब का नाम मिला के इसको V1 पोटेंशियल बोल दे रहा हूं, इस वाले पॉइंट, इस वाली सरफेस का, और इसका V2 बोल दे रहा हूं, तो मैं चुपचाप बोल दूंगा V1 इज ग्रेटर देन V2। तो मेरा कंफ्यूजन ही खत्म कि कौन से पॉइंट पे कहां मानना है।
यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या तुमको? नहीं। अब जब तुम्हें इतनी सी बात समझ में आ गई तो मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता हूं और इस पूरे को इधर खिसका देता हूं। इस डिस्कशन के दौरान हम इस पॉइंट पे भी डिस्कशन करना चाहते हैं कि जब आप वर्क की बात करते थे तो वर्क, अच्छा ये याद है कि आपको वर्क अपॉन चार्ज बराबर हमने कुछ पोटेंशियल नाम की चीज लिखी थी, हाँ या ना? या आपने ये भी पढ़ रखा होगा कि पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल एनर्जी होती है Q इंटू वी। वर्क डन बाई एक्सटर्नल का फॉर्मूला डेल्टा यू था कि नहीं था? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल का जो फॉर्मूला था वो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, मतलब जो चार्ज है जिसे मैं लेके जा रहा हूं इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं Q इंटू वी फाइनल माइनस Q इंटू वी इनिशियल। तो जो वर्क डन होगा एक्सटर्नल फील्ड का वो Q इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल होगा कि नहीं होगा? ये समझ में आया क्या किया? समझ रहा? समझ में आया? ठीक। मतलब मैंने u को, जैसे मैं लिखता था u को q इंटू वी, तो मैंने यहाँ पे v फाइनल था, v ये u लिखा है, और यहाँ पर ये q इंटू वी इनिशियल हो गया। तो मैं वर्क डन बाई एक्सटर्नल को लिख सकता हूँ q इंटू डेल्टा वी। सही बात है? मतलब जब भी मुझे पता करना है कि अगर मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा रहा हूँ, अगर उनका पोटेंशियल पता है तो एक q चार्ज को ले जाने में मुझे वर्क करना पड़ेगा, वो वर्क होगा q इंटू डेल्टा वी। ठीक है? अब जब Q इंटू डेल्टा वी वर्क है तो क्या जब किसी भी इक्वी पोटेंशियल सरफेस में, सपोज करो मैं A से B गया, अपन इसी पॉइंट में बात कर लें, अगर मैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर कहीं भी जाऊंगा तो हर एक पॉइंट का पोटेंशियल कैसा है? सेम है। और अगर हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम है तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर किसी भी चार्ज को मैं घुमा दूं तो उसका जो वर्क होगा वो कितना होगा? जीरो, क्योंकि पोटेंशियल हर पॉइंट का कैसा है? सेम। किसी भी पॉइंट पे घुमा दो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चमक गया? इतनी सी बात में कोई प्रॉब्लम नहीं? बहुत बढ़िया। अब बात आती है कि हमने एक चीज ये देखी, इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है। सेम पोटेंशियल पर किसी भी चार्ज को मूव कराओगे तो आपको कोई भी वर्क करने की जरूरत नहीं है। दो पॉइंट समझ में आ गए? ठीक है। तीसरी कहानी देखो। अब बात आती है कि शेप ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेस, किस किस शेप की इक्वी पोटेंशियल सरफेस होती है? तो तुम जो जितनी भी चीजें समझोगे उसमें इंटरेस्टिंग गेम यही है कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि ये एंगल 90 होने की वजह से इक्वी पोटेंशियल सरफेस हमेशा किसके परपेंडिकुलर होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर। बहुत बढ़िया। तो अब तुम्हारे पास अगर ये 3D में मैं ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाऊं, तो ये मैंने बनाई है सबसे पहले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होती हैं वो पैरेलल प्लेन्स होती हैं। वापस से बोलें, इक्वी पोटेंशियल सरफेस जो होती हैं किसकी? अच्छी लग रही है? अब लग रहा होगा कि तोड़ के जा रही है। वो पैरेलल प्लेन्स होती हैं। 3D में समझ में आ गया? और तुम्हें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल कम होगा, ये बात बताने की जरूरत नहीं है, ये मैं बार बार बता रहा हूँ, बहुत काम की चीज़ है इसलिए बता रहा हूँ। मतलब V1 इज ग्रेटर देन, ये समझ में आ गई एक बात। फिर आ जाओ भाई दूसरी शेप जिसको लेके अपन परेशान रहते हैं, पॉइंट या फिर पॉइंट लाइक चार्जेस। मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं? एक पॉइंट चार्ज रखा है या फिर एक अपन ने गोला रख लिया, बड़ा चौंध नहीं चला? ठीक है। अब इन दोनों में क्या है कि
यहाँ पर इनकी अगर फील्ड लाइंस बनाऊंगा तो फील्ड लाइंस ऐसी बन रही होंगी। सही बात है। सिमिलरली अगर मैं इसको चार्ज दे दूं प्लस क्यू, चार्ज देने का मतलब है प्लस क्यू चार्ज दे दिया, बोलेंगे तो ऐसे ही, लेकिन क्या किया होगा, इलेक्ट्रॉन को खींच लिया होगा। यही तुम्हारा डाउट था। इसका मतलब प्लस क्यू चार्ज ऐसे होगा। इसकी फील्ड लाइंस भी पॉइंट लाइक चार्जेस की तरह ही होंगी। अब तुम्हें ये सोचना है कि अगर ये पॉइंट लाइक चार्जेस है तो इसका जो अपन को सरफेस बनानी है इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, वो कैसी बननी चाहिए। तो यहां पर ऐसा समझो कि एक बल्ब है या एक ऐसा फव्वारा लगा है। फव्वारा समझते हो क्या होता है? फाउंटेन। वो चारों तरफ से ऐसे पानी फैल रहा है और उसके परपेंडिकुलर अगर जाना है तो उसके परपेंडिकुलर तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है कि तुम स्फीयर बना दो। तभी इस लाइन के भी परपेंडिकुलर होगा, इस वाली लाइन के भी परपेंडिकुलर, हर के परपेंडिकुलर तभी हो सकता है जब तुम एक स्फीयर बना दो। तो जिनमें भी इस तरीके से 3D में एक ऐसे बाहर की तरफ फ्लक्स जा रहा है, इनकी जो फील्ड लाइंस होंगी, इनकी जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी वो स्फेरिकल होगी, हाँ या ना। तो ये सारी की सारी फील्ड लाइंस कैसी, ये ईपीएस कैसी हैं? स्फेरिकल। अगर इसका पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है, यहाँ पर इसका पोटेंशियल V1, इसका पोटेंशियल V2 है, तो यहाँ पर अगेन V1 इज ग्रेटर देन V2, V1 इज ग्रेटर देन V2। थोड़ा बुद्धि से और सोचो, अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसका E1 बोल दूँ और इसका E2 बोल दूँ तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि E1 इज ग्रेटर देन E2। सिमिलरली यहाँ पर भी बोलने की जरूरत नहीं है, अगर ये E1 है ये E2 है तो रिलेशन होगा E1 इज ग्रेटर देन E2। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल डिक्रीज होता है। बार बार एक ही बात बोल रहे हैं ताकि आपके जेहन में बैठ जाए। अब प्रश्न कैसे बनते हैं कि भाई एक काम करते हैं, एक स्फीयर है इस तरीके का या एक पॉइंट चार्ज है, अब इसमें क्या किया, हम एक टुच्चू से चार्ज को लेके आए। टुच्चू समझते हो? चुन्नू सा चार्ज। यहां से इसकी दूरी कुछ दे दी, मान लो 2 मीटर, और इसे नचा के ले गया मैं वापस से इधर ले जाके 2 मीटर पे रख दिया। क्या इसका पोटेंशियल चेंज हुआ? तुम्हें कोई वर्क करना पड़ेगा क्या? नहीं। समझ गए बात को? तुम्हें कोई भी वर्क करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस ये देखना है कि तुम कहां से गए कहां पर पहुंचे, उन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल कितना है। तुम्हें इस बात को सोचना भी नहीं है कि पाथ क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स एक कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। ये तुम्हें 2 बात समझ में आ गई। इंटेलिजेंट है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। किसने पूछा? हाँ। अगर मैं इस वाली सरफेस से इस वाली सरफेस पे लेके जाऊंगा तो क्यू डेल्टा वी ही लगेगा। अभी मैं क्या कह रहा हूं कि यहीं से यहीं ले गया तो कोई भी लगाने की जरूरत नहीं है। चलो और सोचते हैं, क्योंकि गेम तो सीधा यही है कि बुद्धि कितनी खुलती है फिजिक्स से। आप लोग इससे भी वाकिफ हैं, इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर। फोन बंद कर ले। इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर में ये एक सिलेंडर जैसे ही दिखता था, हाँ या ना। इसकी जो फीड लाइंस है, इसकी फीड लाइंस कैसी जा रही होंगी? तो इसकी फीड लाइंस ऐसी होती हैं। इसको सर 3D में देखना हो तो 3D में अगर देखना हो तो 3D में देखने का मस्त तरीका ये है कि वैसे दिखाना तो मुझे पड़ेगा ही तुमको 3D में। जैसे ये चार्ज, ये वायर जो ऐसा है ना, इस वायर को ना मुझे ऐसे कर दिया, ऐसे वायर था, इन्फाइनाइटली लॉन्ग ऐसे कर दिया, तो इसकी फीड लाइंस ऐसे जा रही होंगी कि नहीं जा रही होंगी? अगर इसकी फीड लाइंस अगर ऐसे जा रही होंगी तो ऐसी जाती हुई जो भी फीड लाइंस हैं, इनके अगर परपेंडिकुलर कुछ भी शेप बनानी है तो कौन सी शेप आएगी? सिलेंडर आएगा, क्योंकि ये लंबा वायर है।
आया ना, तो सिलेंडर आएगा। तो यहाँ पर जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगी वो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी बनेगी, सिलिंड्रिकल। मैंने इधर क्या पेन इस्तेमाल किया है, येलो फॉर इलेक्ट्रिक फिलाइंस एंड वाइट फॉर टक 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 टक। क्या हो गया तनिष्क, कुछ कहना चाहता है क्या? ये इसकी क्या बन गई, इक्विपोटेंशियल सरफेस। यहाँ पर अगर तुम्हें फील्ड लाइंस दिखाऊं तो 3D में अब फील्ड लाइंस में दिखा सकता हूँ। क्या तुम्हें 3D में फील्ड लाइंस दिख रही हैं? बस मैंने टॉप पे दिखाई हैं, बाकी मैंने नहीं दिखाई हैं, क्योंकि बाकी फिर बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाएगा मामला। सिमिलरली अगर दूसरी बनानी है तो दूसरी ईपीएस ऐसी बनेगी। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे इस वाले पॉइंट को। समझ गया? इसका पोटेंशियल V1, इसका पोटेंशियल V2, इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्शन में जाने पे पोटेंशियल कम होगा, इसका मतलब V1 इज ग्रेटर देन V2। ठीक है दोस्त, यहाँ तक कोई समस्या नहीं? तो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही अपन को इक्विपोटेंशियल सरफेस मिल जा रही है। अच्छा, अब तुम्हें अगर कभी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा दिखे, इसकी फील्ड लाइंस कैसे, इसकी ईपीएस कैसे बनाओगे, कैसे सोचोगे? परपेंडिकुलर बन रही है क्या? क्या ये ईपीएस परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड के? स्फेरिकल तो नहीं है, लेकिन कुछ अजीबी शेप में है। तो ऐसे तुम्हें परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही सोचना है। क्या सोच पाओगे? जरूरत नहीं पड़ेगी, जरूरत इतने 3 में काम हो जाता है। समझ गई बात? ठीक है, अब आ जाओ भाई थ्योरी पे। तो थ्योरी में जितनी भी बात अपन ने बोली हैं ये सभी मुझे लिखानी है। तो आप लोग हेडिंग लिखो इक्वी पोटेंशियल सरफेस। और आपने कहाँ से नहीं लिखा है, यहाँ से नहीं लिखा होगा ना। हेडिंग लिखो इक्वी पोटेंशियल सरफेस, और इसमें कुछ कुछ ज्ञान की बातें मैं आपके लिए बोल दे रहा हूँ, आप छाप लेंगे। For a given charge distribution, for a given charge distribution, for a given charge distribution, locus of all points, locus of all points, locus मतलब path, locus of all points, trajectory, है ना, एक ही बात है। locus of all points having same potential, having same potential is called EPS, is called EPS। पेपर में ये नहीं बोलनी EPS, पेपर में पूरा लिखना है। इक्विपोटेंशियल सरफेस is called EPS। Next, they never crosses each other, they never crosses each other। Next, always perpendicular to the direction of electric field, always perpendicular to the direction of electric field। Always perpendicular to the direction of electric field। Next, ये वाली जो बात है ना, जो ये लिखी है, इसको ऐसा लिख लेना। इफ, वो बाद में लिखना जब लिखोगे तो, इफ चार्ज इज मूव इज फ्रॉम, इफ चार्ज इज मूविंग फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो इसको अपन वहीं पे लिख देंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट, इफ चार्ज मूव फ्रॉम ए टू बी, if charge move from
A to B, if charge move from A to B over an EPS, then work will be zero. Then work done will be zero. And work done will be zero. रीजन लिखना चाहोगे? क्या लिखोगे रीजन? वर्क इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी. देखो वर्क इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी एंड वी ए बराबर वी बी. सो डब्ल्यू विल बी जीरो. समझ गए बात को? सिंपल है. तो ऐसे हवा में लिखा दिया. नेक्स्ट, electric field intensity along EPS, electric field intensity along EPS is always zero. Electric field intensity along EPS is always zero. तुम समझे? हाँ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये गया और ईपीएस ये गई, तो इसका कंपोनेंट अगर इसके अलोंग लोगे तो एंगल कितना है? 90. ई cos 90 कितना होगा? 0. समझ गए बात को? इसीलिए बोला गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग ईपीएस इज ऑलवेज 0. नेक्स्ट, पोटेंशियल विल बी सेम वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0. Potential will be same where electric field is 0. ठीक है. और मैं ये जो शेप है जो मैंने पढ़ाई है, ये शेप आप पॉइंट के तौर पे लिखना चाहते हो या फिर आप यहीं पे लिख लोगे? ठीक है. तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ईपीएस बनेगा, ये पैरेलल प्लेन्स हैं. इसका जो है, ये दोनों स्फेयर्स हैं, या स्फेरिकल है, नॉट स्फेयर्स, स्फेरिकल ईपीएस. एंड ये हैं सिलिंड्रिकल ईपीएस. ठीक है. अब आप लोग छाप सकते हैं. ये क्वेश्चन है जिसमें अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड 20/x² आई कैप वोल्ट पर मीटर दिया है. फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स. फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स A 5,0 and B 10,0. Second part. First part A. Second part. Find potential at x is equal to 5. Find potential at x is equal to 5 if potential at infinity is 10 volt. If potential at infinity is 10 volt. इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0 नहीं है, ऐसा इसने बोला है. कितना है इन्फिनिटी पे? ठीक है भाई, मान लिया. नेक्स्ट, थर्ड पार्ट. इन फर्स्ट पार्ट does potential difference between A and B
डिपेंड्स ऑन whether potential at infinity whether potential at infinity is 10 volt or something else. आप लोग सॉल्व करेंगे मैं करूं? कितना टाइम चाहिए? 5 मिनट? कर ये जो पेपर है ना, इसका फोटो खींच के मुझे देना है। पेपर ही ले लो। पेपर का क्या करूँगा, फोटो दे देना, आगे पीछे का खींच के मैसेज कर देना। ठीक है, आगे पीछे का फोटो खींच के मुझे मैसेज कर देना। क्या कर रहे हैं आप लोग इधर? तुम्हारा क्या नाम है? विवान। आई थिंक इतनी देर में पहला पार्ट तो जाना चाहिए था, है ना? क्या था पहला पार्ट? पढ़ो। सिंपल, इसे पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए डेल्टा वी। इसका फॉर्मूला क्या था? ई डॉट डी आर का इंटीग्रेशन। आया ना? लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर एक्स में ही है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ माइनस ई डी एक्स का इंटीग्रेशन। सही बात है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास है 20/x² माइनस डी एक्स। इंटीग्रेट मुझे कहाँ से क्या करना है? ए से बी। आया ना? तो इनिशियल इज ए, फाइनल इज बी। तो ए की पोजीशन क्या है मेरे पास, वो बाद में डाल देंगे। तो ये हो जाएगा 1/x² का इंटीग्रेशन कितना होता है? -1/x। तो -20 इंटू -1/x। लोअर लिमिट इज ए की वैल्यू कितनी है? 5। तो x बराबर 5 से लेके x बराबर 10 तक। तो यहाँ से जो अपने पास डेल्टा वी आएगा, वो डेल्टा वी आ जाएगा, रिकॉर्डिंग तो चालू ही है, तो डेल्टा वी आ जाएगा अपने पास 20 माइनस माइनस प्लस हो गया 1/10 माइनस 1/5। तो कितना बचा? तो 20 इंटू 2 मतलब -1/10। तो आंसर बेटा -2 आ रहा है। सही बात है। कितने लोग आंसर -2 है? वेरी गुड, एक ही ग्रुप में बैठे हो। -2 ये भाई, ठीक है। बहुत बढ़िया। कुछ लोगों ने +2 कर दिया होगा, और तो क्या गड़बड़ हुई होगी इसमें? इसके अलावा और कोई मिस्टेक तो हो नहीं सकती। या तो अप्रोच ही नहीं हुआ होगा, या फिर +2 की डिफरेंस हुई होगी। भूमिका, है ना? तुम इतना जो मुस्कुरा रही हो, वैसे सड़ी शकल बना के बैठी रहेगी, क्यों मुस्कुरा रही है?
कौन सा कांड है जिसे छुपा रही हो? कुछ नहीं कांड है। अच्छा अच्छा, ठीक है। अरे आंसर बताओ यार, दूसरे का कैसी बातें कर रहे हो पापियो? क्या दूसरा पार्ट है? दूसरा पार्ट पढ़ो। बहुत बढ़िया। दूसरे वाले पार्ट में उसने बोला कि भाई मुझे ना डेल्टा वी चाहिए, इंटीग्रेशन माइनस ई डॉट डी आर, ये उसने बोला करने को। समस्या लेकिन ये है कि जो इधर जो मैं इसको डीवी का इंटीग्रेशन करके डेल्टा वी लिखता था, यही तो करता था मैं। तो अब उसने बोला कि यार मुझे इन्फिनिटी तो चाहिए, तो मैंने कहा ओके, 20/x² dx। इन्फिनिटी से कहाँ पे आना है बेटा? 5 पे। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल जो जीरो हुआ करता था, जीरो नहीं रहा, कितना हो गया? 10। और ऊपर कितना है? कितना है निकालना है। तो ये हो जाएगा v-10। dv का इंटीग्रेशन डेल्टा वी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब v-10 इज इक्वल टू -20 इंटू 1/x, लेकिन माइनस में इंटीग्रेट कर दिया, लिमिट इन्फिनिटी से 5 लगा दी, तो हो जाएगा 20। तो ये हो गया 1/5 माइनस 1/इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी 0, तो 4। तो v-10, तो पोटेंशियल कितना आया? 14। सही बात है, ठीक। कितने लोगों का 14 आया? 2, बस 3। दीपक भैया, क्या जुगाड़ कर रहे हैं आप? अच्छा अच्छा, क्या तीसरा कर रही है? तीसरा करने की जरूरत थोड़ी है। तीसरा तो आंसर बताओ, यस या नो। बोलो भाई, तीसरे में क्या पूछ रहा है? नो। तीसरे का आंसर बच्चे कितने लोग कह रहे हैं नो, कितने बच्चे कह रहे हैं यस? पूछते हैं कितने लोग आंसर है नो। नो वाले हाथ उठाएंगे। हाँ, नो वाले हाथ उठाएंगे। एक दो, हाथ उठाएंगे, आशीर्वाद नहीं देना है, माता की जगराते में नहीं आए हैं। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 13। बाकी क्या बच्चे को क्या कहना है? यस वाले हाथ उठाएंगे। यस वाले हाथ उठाएंगे। बाकी सब वो हैं जो वोट डालने ही नहीं जाते हैं। ये लोटा वाले हैं, नोटा। जैसा कि बहुमत है, सभी बच्चों का कहना है नो। यस में 0 आंसर वोट मिले हैं, तो इसका आंसर है नो। अब क्वेश्चन क्या है मुझे नहीं पता, तुम देखो। भाई, भाई सिंपल है यार, जिसका ज्यादा लोग उतना ज्यादा वो वोट वो जीतेगा, बात खत्म। ऑडियंस पोल चल रहा है। लिखना नो। अच्छा, समझाना है क्या? अच्छा, समझ लो क्या कह रहा है, पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो। वो कह रहा है चेंज इन पोटेंशियल इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि चार्ज इन्फिनिटी पे कितना है। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कितना माना है रेफरेंस पे तुमने? कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं, क्योंकि जब तुम यहां पर इंटीग्रेट कर रहे थे, तो इंटीग्रेट करने में डेल्टा वी तो फिक्स आया ना यार, -2। क्या तुमने इस डेल्टा वी में किसी पॉइंट का पोटेंशियल निकाला है? नहीं। पोटेंशियल डिफरेंस रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता, पोटेंशियल करता है। समझो, जब मैं कह रहा हूं v बराबर KQ/R, इसका मतलब उस पॉइंट चार्ज के लिए मैंने इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कितना मान रखा है? 0। समझ गए बात को? अगर मैं डेल्टा वी निकाल रहा हूं, तो डेल्टा वी में मुझे रेफरेंस मानने की जरूरत ही नहीं है। डेल्टा वी के लिए मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, dr चाहिए, एंगल चाहिए, इंटीग्रेट कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। चमका कि नहीं चमका? तो इसका आंसर है तीसरे वाले का नो 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 नो। अगला क्वेश्चन।
Find magnitude and direction of electric field. Find magnitude and direction of electric field if equipotential surface are as shown. आर एस शोन। अच्छा वो बनानी पड़ेंगी ना यार, ऐसे तो बोलने थोड़ी होगा आर एस शोन। तो देखो भाई बना, अरे यार ये क्या बदतमीजी है। कछू देखो आंसर इसका तुम्हें ही देना है। हो सकता है तुम्हारी औकात के बाहर हो, अगर तुम्हारी औकात के बाहर हो तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं, आंसर तुम्हें ही देना है। भूल ना जाना, मैं बार बार तुम्हें याद दिलाता हूँ, भूल ना जाना बेटा। कम बनी है, थोड़ी और बनाते हैं, अब अच्छी लग रही है। अच्छा लग रहा है, ठीक है चलो एक और बना लेते हैं फिर। देखो बच्चू सुन मेरी बात, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, 40 वोल्ट, 50 वोल्ट, 60 वोल्ट, ठीक है जी। ये 10 मीटर, मीटर अच्छा नहीं लगेगा, 10 लिखते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60 और ये हो गया तुम्हारा x इन मीटर। ओके जी, समझ गए बात। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बताना है, बताओ करो। मुझे क्या पता, तुम जानो, तुम्हारा काम जाना है। मैं तो क्वेश्चन देके मस्त हूँ, मैंने तो इक्विपोटेंशियल सरफेस दे दी। और हाँ अरे एक चीज तो दी नहीं, ये सभी एंगल इक्वल हैं और इस एंगल की वैल्यू 30 डिग्री है, मतलब सभी एंगल 30 है। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों बताओ। हाँ हर एक का 30 डिग्री है, ये एंगल हर एक का 30 डिग्री ही है। मैं आलसी हूं तो बार बार तो लिखता नहीं हूं मैं। सुनो, उसने ये बोला कि अपने पास, कछुओ शांत रहो, देखो इधर, फीड लाइंस इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। तो ये गई तुम्हारी फीड लाइंस ईपीएस के परपेंडिकुलर, मतलब ये परपेंडिकुलर लग रहा है ऐसे। है। बन गई भाई फील्ड लाइंस पीली वाली। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल ये 10, 20, 30 तो इधर तो बढ़ रहा है, इसका मतलब डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो यहाँ पर देख कितना है 60, यहाँ पे 50, यहाँ 40, 30, 20, 10 कम हो रहा है। डायरेक्शन में कोई प्रॉब्लम? यस सर, नो सर? क्या सोचा मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने पे पोटेंशियल कम होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं। ये सारे पैरेलल प्लेन्स थे, इसका मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहा होगा, हाँ या ना? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड छाप दिया। यहाँ तक कोई डाउट यार?
अब देख दूसरी कहानी। अब दूसरी कहानी थी कि भैया ये दर्द था तुम्हारा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाला जाए, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, इलेक्ट्रिक फील्ड था तुम्हारे पास माइनस dv/dr, यही तो था। और यहां पर अपन को v तो तुम्हारा कांस्टेंट ही है, सेम तरीके से फैल रहा है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, माइनस डेल्टा v अपॉन डेल्टा आर। अब तुम वो कछुए, तुम एक चीज भूल गए कि इससे पहले जो स्टेप था वो ये था डेल्टा v बराबर माइनस ई डॉट डी आर, यही तो था। और यहां पर जब तुम डेल्टा v लिखते थे तो ये था माइनस ई डेल्टा आर कॉस थीटा, आया ना। तो जब हम ये फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे तो डेल्टा आर बाय डिफॉल्ट किस डायरेक्शन में अपन ने ले रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, सही बात है। और अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं पता तो उस केस में मुझे क्या लेना पड़ेगा, डेल्टा आर कॉस थीटा। तो मैं बेस्ट यही याद रखूंगा कि जब भी मुझे इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करना हो तो जो नीचे है डेल्टा आर वो डिस्टेंस है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चमक गई बात। तो मुझे क्या चाहिए अल्टीमेटली, ये डिस्टेंस कितनी है 10, इतना समझ में आया। ये नहीं चाहिए क्योंकि ये डिस्टेंस क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है? नहीं। मुझे क्या चाहिए, वो लाल रंग से मैं तुम्हें रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मुझे ये डिस्टेंस चाहिए क्योंकि ये डिस्टेंस ही 10 और 20 वोल्ट के बीच की है, यही इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए रेस्पॉन्सिबल है। मतलब माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर। डेल्टा वी कितना है, अगर ये तुम्हारा इनिशियल और ये फाइनल पॉइंट है, मैं इसका नामकरण कर रहा हूं, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। क्या एबीसी में तुमको कोई प्रॉब्लम, यस सर नो सर? ठीक। अब एबीसी में अगर तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इधर देख बच्चा, ये गया तुम्हारा ए, ये गया तुम्हारा बी, ये गया सी, ये एंगल 90 डिग्री है कि नहीं, क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर ही होती है। ये एंगल तुम्हारे पास कितना है, तो ये कितना बचा, यहाँ तक कोई समस्या, ये टोटल कितना है 10। और तुमको डिस्टेंस कौन सी चाहिए, ये वाली, यही तो है तुम्हारा डेल्टा आर। तो डेल्टा आर को क्या मैं 10 cos 60 लिख सकता हूं, सही बात है कि नहीं। cos 60 कितना होता है, अरे नलायको फॉर्मूला तो याद रखो, कितना होता है, अबे cos 60 कितना होता है 1/2। तो पहली बात तो √3/2 कोई बोल रहा था। तो चेंज इन पोटेंशियल कितना है, इन दोनों सरफेस के बीच में चेंज इन पोटेंशियल कितना है, तो तुम लिखोगे v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन डिस्टेंस माइनस फाइनल पोटेंशियल, तुम यहां से यहां गए हो ना, तो तुम लिखोगे वी सी माइनस वी बी डिवाइडेड बाई डेल्टा आर। मैं सही बोल रहा हूं, यहां से यहां गए तो तुम्हारा फाइनल क्या हुआ सी, इनिशियल क्या हुआ बी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया तुम्हारे पास, माइनस सी का पोटेंशियल 10, बी का पोटेंशियल 20, डेल्टा आर की वैल्यू 5। तो आंसर हो गया तुम्हारे पास माइनस माइनस प्लस 10/5। तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आया, तो समझ गई बात, छाप लेंगे। अगला क्वेश्चन, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट दीदी चुप हो जाएंगे, अब हम बोलेंगे बस। अरे यार, चोंच चलाना बंद कर दे आंटी। आंटी अंकल है, कौन है, आंटियां चुप नहीं हो रही हैं, हाँ? खुश है, कौन सा खुश है, पीला वाला, अच्छा। बाय बाय।
भाई ग्राफ बनाते जाओ, है ना, अलग से टाइम नहीं दूंगा। तो तुम्हें क्वेश्चन में बोला था फाइंड पोटेंशियल, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट। अब वो एट के नीचे ऐसा लिख लो, ग्राफ बना के नीचे लिख लो, आगे लिख लो, कहीं भी जहाँ मन करे वहाँ लिख लो। एट आर इज इक्वल टू 2 मीटर, आर इज इक्वल टू 6 मीटर। 6 जानते हो भाई? जब हम कॉलेज में गए तो हमारा जो रूममेट थे वो बिहार के थे, तो ड़ को रा बोले, र को ड़ा बोले, छ को छ बोले, तो दो को दो, हाँ भाई, इसीलिए तो मुझे मुझे मैंने बहुत भाषाएं मुझे पता है इन सब मामले में। तो उसमें एक मस्त एक वो पॉइंट था कि अपन ना कभी कभी ऐसा बुलवाते थे, घोड़ा सड़क पर पड़ा पड़ा दौड़ रहा है। ठीक है, घोड़ा सड़क पर पड़ा पड़ा दौड़ रहा है, अपन ऐसे बुलवाते थे। हमने कहा भाई बोल के देखा, घोड़ा सड़क पर पड़ा पड़ा दौड़ रहा है। बड़ा मजा आता था यार। कॉलेज लाइफ बेस्ट होती है, उसके बाद जिंदगी का कोई अर्थ नहीं, फिर आप जिंदगी बस जी रहे होते हैं। 4 स्थान पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे पूछा गया है, निकाल लो भैया। थोड़ा फटाफट करो यार। मैंने तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी में पेयर लेना सिखा दिए। अरे हाँ ना, जोड़े बनाना सिखा दिए ना। मैक्सिमम पॉसिबल पेयर्स मुझे याद आ रहा है मैंने सिखा रखे हैं। फिर मैंने ऐसा बोला था कि अगर मान लो किसी एक की वजह से निकालना है तो क्या करना है, वो कितने जो पेड़ जो जोड़ों में आ रहा है, वो कितने पेयर्स में आ रहा है, वो अपन वो वाले पेयर्स ले लेते हैं। ठीक है, क्या ढंग के क्वेश्चन करते हैं यार, क्या बच्चों वाले क्वेश्चन कर रहे हैं अपन। जल्दी करो जल्दी, और थोड़े 2-4 क्वेश्चन करा के फिर। हाँ, नीचे मुझे नहीं पता है, खुद सोचना है। और अब मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करूंगा। टिंग 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 टिंग। वेयर इज ऋषभ? ऋषभ कौन है? ऋषभ दिख नहीं रहा मुझे। हाँ, यहाँ नहीं है, क्या पता घर से बोल के आया हो, रास्ते में गायब हो गया हो। चलो शुरू करते हैं। हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड होता है -dv/dr, हाँ या ना? मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड है माइनस स्लोप ऑफ v वर्सेस r कर्व। मैं सही बोल रहा हूँ? तो अब मुझसे सिर्फ इनमें स्लोप ही निकालना है, इसके अलावा मुझे कोई महान काम नहीं करना। जैसे पहले वाले में उसने r इज इक्वल टू 2 पे पूछा है, बोर्ड मेजर बनाएंगे और फटाफट समझेंगे एक बार में, घटिया क्वेश्चन में टाइम वेस्ट नहीं करना है। r इज इक्वल टू 2 पे स्लोप निकालना है, तो r इज इक्वल टू 2 यहाँ कहीं पड़ेगा, आया ना? यहाँ पे ये वाली स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप सब जगह सेम रहेगा। तो मैंने इसका स्लोप निकालूंगा 15 डिवाइडेड बाई 5, उसका स्लोप हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया -15 डिवाइडेड बाई 5, तो आंसर आ गया -3। किसी के पेट में कोई दर्द? अरे हाँ या ना, नजरे दर्द सामने। 6 पे पूछा है, 6 पे, तो 6 बीच में आएगा कहीं, जैसे 6 यहाँ पे कहीं आएगा। ये तो स्ट्रेट लाइन है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप कितना होता है, कितना होता है? तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा -0, मतलब आंसर इज 0। एक्स एक्सिस के पैरेलल स्ट्रेट लाइन का स्लोप 0 होता है क्योंकि tan 0 हो गया, स्लोप tan थीटा था। अभी भी कोई समस्या? लावण्या, कोई डाउट? पक्की बात? ठीक है।
चल भाई, प्रांजल नहीं, प्रांजल, प्रांजल, अभी प्रांजल कौन है? नाम याद आ गया मुझे, कोई नहीं, मुझे ऐसे ही नाम याद आते हैं। तीसरा पॉइंट, r इज इक्वल टू 12, तो r इज इक्वल टू 12 यहां पर कहीं आएगा, है ना? तो इस लाइन का स्लोप चाहिए, ये इस लाइन का स्लोप पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? इसका पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस से बनने वाला एंगल एक्यूट है, ऑब्ट्यूज? ऑब्ट्यूज है, तो 10 सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है? तो इसका स्लोप कैसा हो जाएगा? तो बस इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा तुम्हारे पास माइनस ऑफ माइनस, पहले ही लगा ले। अब इसका वो निकाल ले, तो ये इधर कितना है 15, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे कितना है 8, तो इसका आंसर हो जाएगा +15/8। क्या किसी को ये समस्या है कि ये डिस्टेंस 8 है, ये डिस्टेंस 15 है, तो आपने इसका स्लोप कैसे निकाला है? क्या किसी को ये समझना है? समझना है, हाथ उठाओ। डाउट है क्या? बाद में मुझे कोई दिख नहीं जाए इधर, कोई डाउट है क्या? ठीक, मतलब गणित ऐसा है कि तुम्हें आता है, ऐसा बात समझ में आ रही है, ऐसा तुमको लगता होगा। नेक्स्ट है कि r इज इक्वल टू 20 पे बात हो रही है, तो r इज इक्वल टू 20 तो कोई नीचे आएगा ना यहाँ पे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो स्लोप इस लाइन का है वही स्लोप इस लाइन का है, क्योंकि है तो स्ट्रेट लाइन ही। इसका मतलब तीसरे और चौथे लाइन का जो स्लोप है वो सेम है, तो इसकी वजह से इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, सेम। मेरा लॉजिक समझ में आएगा तुम्हें? सिंस दिस इज स्ट्रेट लाइन, so slope will be same। जो मैंने बोला इसको समझ में आया? बायो वाले हाथ उठाओ, बायो वाले, बायो वाले हाथ उठाएंगे, बायो वाले, राइट, हाँ, विक्ट्री साइन, यस, वेरी गुड। तुम्हें समझ में आया क्या हुआ है लावण्या? स्ट्रेट लाइन का स्लोप कितना क्या होता है, 10 थीटा होता है कि नहीं होता? समझ में आ गया? कनिष्क, प्रत्युष, मैथ्स, अच्छा, तो मैथ वालों को क्या आता है ये 10 थीटा 1 थीटा आता है मैथ वालों को? चलो, पिछले साल क्या पढ़ा था, बहुत बढ़िया, शानदार। इसी बात पे अगला क्वेश्चन छाप लिया, अगला क्वेश्चन लिखो, मैं बोल रहा हूं। If potential energy of the system is zero, if potential energy system of zero, if potential energy of the system is zero, then find small q upon capital Q. Then find small q upon capital Q. क्वेश्चन आपके सामने है। Then find स्मॉल q अपॉन कैपिटल Q, ये रेशियो चाहिए मुझे। जो भी है पॉजिटिव नेगेटिव बताओ, और 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगनी चाहिए क्वेश्चन में। दस सेकंड में तो चित्र बना रहे तू, सॉल्व कर जल्दी, ये हुई ना बात, शाबाश बेटा। लिख लिया ना क्वेश्चन? अब इधर मत देखो, कॉपी में सॉल्व करो। सही लिखा है क्या? उसने बोला है कि सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, हमने कहा ठीक है भाई, जीरो है तो है। अगर सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो मैंने सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिख दी। सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखने की खासियत ये है कि आपको एक पेयर तो ये बन गया,
दूसरा पेयर ये बन गया और तीसरा पेयर ये बन गया, हाँ या ना? ए बी बी सी सी ए, खत्म करो, आंसर निकालो यार। तो ए बी का हो जाएगा के क्यू क्यू बाई एल, हो जाएगा के क्यू क्यू बाई एल, इसका हो जाएगा के क्यू क्यू बाई 2L इक्वल टू 0। तो इसमें से बच्चा पार्टी ऐसा लिखेगी, ये तो जाएगा 2K क्यू क्यू बाई एल प्लस के क्यू 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 स्क्वायर बाई 2L इज इक्वल टू 0। झटका झटकी करते हैं, आ जाओ। तो इधर हो जाएगा 2K क्यू क्यू बाई एल के क्यू स्क्वायर बाई 2L। देखा छोटे क्यू पे आवाज कैसे आती है, क्यू, बड़े क्यू पे क्यू। डिचके आओ डिचके आओ डिचके आओ डिचके आओ, है ना? डिचके आओ डिचके आओ। तो स्मॉल क्यू बाई कैपिटल क्यू, ये बन गया मेरे पास -4। कितने लोगों का सही है? बस 3। कम से कम 30 लोगों का होना चाहिए। तेरा भी सही है, अरे वाह बहुत बढ़िया, 4। Three equal charges placed at corner of a equilateral triangle. Three equal charges placed at corners of equilateral triangle of side L, of side L, then find। हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल चुके हैं पहले, याद है तुम्हें क्वेश्चन? हमने ये किया था। तुम तो यार याद रखते हो सारी चीजें। ये वाला क्वेश्चन याद है, अपन ने ऐसे ट्रायंगल बनाया था और यहाँ पे एक चार्ज, दूसरा चार्ज, तीसरा चार्ज, अपन ने ऑल पॉसिबल पेयर बनाए थे, तो 3 पेयर आए थे, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी आ गई थी के क्यू स्क्वायर बाई एल, और 3 पेयर थे तो 3 हो गए थे, हाँ ना? यही था ना क्वेश्चन? तो पहला वाला पार्ट तो लिख दो, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। कहाँ तक क्वेश्चन हो गया? फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, ये आंसर लिख लो। ये गया पोटेंशियल एनर्जी का आंसर। ये तो याद है ना तुम्हें, ये तो कर लिया था अपन ने, इसमें दिमाग नहीं लगाना, इसको तो सीधा फाइनल लिखो, 3K क्यू स्क्वायर बाई एल। अगला पार्ट लिखो, कैलकुलेट वर्क रिक्वायर्ड, कैलकुलेट वर्क रिक्वायर्ड टू डिक्रीज the side of triangle, calculate the work required to decrease the size of the triangle, या साइड दो एक ही बात है, साइड required, calculate work required to decrease the side of triangle 2L/2, साइड L/2। मतलब अब मुझे कितनी साइड चाहिए उसकी, पहले कितनी थी? ठीक है, नेक्स्ट, इफ चार्जेस आर रिलीज्ड फ्रॉम इनिशियल पोजीशन, if charges are released from initial position, ब्रैकेट में लिख दो when side was L, when side was L, then find speed of each particle, then find speed of each particle when they lie on the triangle, when they lie on the triangle of side 2A, when they lie on the triangle of side 2A। और इस क्वेश्चन में दिया है चार्ज एंड मास ऑफ ईच पार्टिकल आर Q and M, charge and mass of each particle
इज क्यू एंड एम, ठीक है। हाँ, आप लोग सॉल्व करना चाहेंगे मैं करूं? आप कर दीजिए, तुम्हारे बदले पेपर भी मैं दे आऊं? पापियो, शर्म नहीं आती? शर्म। सर थोड़ी थोड़ी तो आती है बेटा, उसमें डमी एडमिशन, डमी मतलब मुश्किल है काम। क्या हाल है सर? हाँ तो उस केस में गेट नहीं खोलना पड़ेगा, गेट नहीं खोलना पड़ेगा। आंसर बोलो। चलो भैया, दूसरे पार्ट में क्या पूछा है कि, कि अगर इसकी साइड कितनी कर दें अपन, L/2 कर दें, तो उसने क्या पूछा है, कितना वर्क करना पड़ेगा, यही है ना क्वेश्चन। इसका मतलब इस वक्त की अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी पता चल जाए तो इसको मैंने बोल दिया U डैश, सही बात है। तो इसमें भी 3 पेयर बनेंगे, के क्यू क्यू अपॉन, इस बार साइड कितनी हो गई L/2, और ऐसे कितने पेयर हैं, 3। तो कितना हो गया 6k/Q²/L। यहां तक कोई समस्या? तुम लोग जानते हो कि जो वर्क होता है वो होता है Q डेल्टा V। इसका दूसरा नाम क्या था, हमने निकाला कैसे था, डेल्टा U, मतलब U फाइनल माइनस। तो फाइनल है तुम्हारे पास 6k/Q²/L, इनिशियल कितना था 3k/Q²/L, तो वर्क हो जाएगा बेटा 3k/Q²/L। यहां तक कोई प्रॉब्लम? तीसरा वाला मजेदार क्वेश्चन है। तीसरे वाले में 11th के कॉन्सेप्ट लगेंगे, आप लोग करेंगे उसे होमवर्क में देते हैं। आप करना चाहेंगे घर पे? ठीक है, चलो ट्राई करना, यू विल एंजॉय। नेक्स्ट क्लास में अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक का बाकी बचा पोर्शन समाप्त कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।